मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जायसी कवि की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी। पिछले वीडियो में हमने काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं बताने के लिए हमें दो पक्षों का सहारा लेना होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। पिछले वीडियो में भाव पक्ष के बिंदुओं पर चर्चा की। आज मैं आपके समक्ष कला पक्ष के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, शैली, अलंकार, रस आदि आते हैं और सर्वप्रथम हम जायसी कवि की भाषा के बारे में जानकारी लेंगे। जायसी की भाषा ग्रामीण अवधि है। तुलसी की अवधि की भांति इनकी अवधि संस्कृत मिश्रित नहीं है। इसमें अवधि के दोनों रूप यानी पूर्वी और पश्चिमी उनका प्रयोग है, किंतु इसमें पूर्वी प्रयोगों की अधिकता है। इनकी भाषा में अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से कहीं कहीं शिथिलता आ गई है। इसमें समास युक्त पदों के प्रयोग कम ही मिलते हैं। जहाँ कहीं भी मिलते हैं वहाँ उनमें दो से अधिक पद नहीं होते। संक्षेप में इनकी भाषा सरल और मधुर कही जा सकती है। मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ। अगला बिंदु है शैली। जायसी की शैली अपनी शैली है। इस पर कुछ प्रभाव सूफी कवियों का है और कुछ भारतीय प्राचीन कवियों का, किंतु यह पूर्णतया मौलिक है। यही कारण है कि इनका पद्मावत फारस की मसनवी शैली में होते हुए भी पूर्णतया भारतीय है। दोहा और चौपाई जायसी के प्रिय छंद हैं। सूक्तियों और लोकोक्तियों के प्रयोग से जायसी की शैली में मनोहरता आ गई है। नागमती के विरह वर्णन की एक सुंदर सूक्ति मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो ओ गर्व। यानी इन्होंने सूक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग भी अपनी काव्य में किया है। अगला है अलंकार। इनकी रचना में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा कवि को विशेष प्रिय है। पद्मावती के रूप वर्णन में कवि का रूपक तथा उत्प्रेक्षा का एक सुंदर अलंकार विधान आपके सामने प्रस्तुत है कि सरवर तीर पद्मुनि आई, खोपा छोर केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाँप लीन चहुपासा, ओने मेघ परी जय छाया, ससिकी शरण लीन जनुराया। यानी इसमें देखिए रूपक कितना अच्छा कवि ने बांधा है। उपमा अलंकार देखिएगा। अब अगला बिंदु है हमारा रस। यानी रस जो है, रस से काव्य में आनंद की अनुभूति होती है। यद्यपि जायसी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, तथापि स्थान स्थान पर भक्ति तथा उपासना की अभिव्यक्ति होने के कारण शांत रस और गोरा बादल की लड़ाई में वीर रस के भी दर्शन होते हैं। श्रृंगार में दोनों पक्ष संयोग और वियोग का मनोरम चित्रण हुआ है। संयोग का एक सुंदर चित्र बताती हूँ आपको। देखिएगा कितना सुंदर वर्णन है। पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बीज बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सुठिलोना, रगराती प्रीतम संग जागी, गरजे गगन चौकी गर लागी, शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर सब दिखाई संसारा। वियोग के चित्रण में तो जायसी और भी सिद्धहस्त हैं। इनके नागमती का विरह वर्णन, षट ऋतु वर्णन
और बारहमासा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। बरसे मेघा जकोर जकोरी वाले उद्धरण से नागमती की विरह वेदना स्वयं विलाप हो जाती है। वियोग में परिपाक लाने के लिए उसके संचारी भावों का भी कहीं कहीं अद्भुत चित्रण जायसी द्वारा किया गया है। अभिलाषा का यह जो रूप बता रही हूँ बहुत ही मर्म स्पर्शी है। ये तन जारे छारी के कहो कि पवन उड़ाए, मकुतेई मार्ग उड़ी परे घन कंत धरे जय पाव। यानी विरह वर्णन देखिएगा कि वो पवन से अपना क्या संदेश भेज रही है। और अगला बिंदु है कोश। यद्यपि जायसी के हिंदू घरानों में प्रचलित कहानी को अपने काव्य का विषय बनाया है तथा हिंदू रिवाजों और पौराणिक गाथाओं का भी वर्णन किया गया है, किंतु हिंदू पुराणों का समुचित ज्ञान न होने से इन्होंने इस प्रकार के आख्यानों में बहुत सी भूलें की हैं। जैसे कैलाश का स्वर्ग के अर्थ में प्रयोग करना, इंद्र का घर बताना, महादेव के साथ हनुमान को सेवक के रूप में चित्रित करना, मानसरोवर की 7 समुद्रों में कल्पना करना आदि। इस प्रकार से हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जायसी सूफी काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि हैं और हिंदी साहित्य को अपनी इस विभूति पर सदा अभिमान रहेगा कि जायसी जैसे कवि हमारे हिंदी साहित्य में हैं। धन्यवाद।